हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और आज मैं उसकी फ़र्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दूंगी। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। और तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर क्या होता है? डिज़ास्टर क्या होता है भाई? A sudden calamitous event that seriously affect and disrupt the function of a society or community and causes widespread human material, economic and environmental losses. इसका मतलब ये है कि डिज़ास्टर एक तरह से मतलब यूँ लगा लो कि खतरा है ये, है ना। तो क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से जो सारी घटनाएं होती है, जो भी डिस्टरबेंस होती है, जो भी अफेक्ट होते हैं, सीरियसली अफेक्ट, और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी और इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग है और मटेरियल मतलब कुछ भी सामान वगैरह है और इन्वायरमेंट जो है उसको लॉस हो जाता है, मतलब अफेक्ट होता है उस पर बहुत ही बुरा अफेक्ट, तो वो होता है डिज़ास्टर। ओके, अब जो डिज़ास्टर है इसमें फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? डिज़ास्टर का मीनिंग और कोजेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर आ गया कि फेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड कोजेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर आ गया रैपिड ऑनसेट या फिर स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर। इसके ऊपर भी टॉपिक आ जाता है, 8 मार्क्स में भी आ जाता है, 16 में भी। और ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा फेजेस ऑफ डिज़ास्टर है भाई। डिज़ास्टर जो है उसकी 4 फेजेस होती है, स्टार्ट होती है यहाँ से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट स्टेज है मिटिगेशन। मिटिगेशन जो है कोई भी खतरा आने से पहले का संकेत है ना। तो खतरा आने से पहले जो स्टेज होती है वो होती है मिटिगेशन, प्री डिजास्टर मिटिगेशन एफर्ट्स बोलते हैं इसको। प्रिपेयर्डनेस मतलब खतरा आने से पहले प्रिपेयर हो जाओ आप अच्छे से, उसके बारे में आपको पता है, एजुकेट हो आप, उसके बारे में ट्रेंड हो कि पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हो, अब खतरा आए और अब आप उसको बस बदला ले लोगे। फिर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब अब आ चुका है डिज़ास्टर और अब आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, उत्तर देना है उसको कि भई अब हम आपसे लड़ सकते हैं। रिकवरी, कि अब डिज़ास्टर चला गया और कुछ तबाही वगैरह तो मचा के गया ही होगा, तो उसके बाद जो हम प्लानिंग करेंगे वो रिकवरी होती है। ओके, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इन मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब उसको आने ही ना दे डिज़ास्टर को, है ना। वो चीज़ है कि जैसे ये गिरा तो ये भी गिरा, ये भी गिरा, अब ये बीच में ना आता तो ये सारे गिर जाते, तो इसने यहीं पे रोक लिया उस चीज़ को। दैट इज़ मिटिगेशन। टू प्रिवेंट फ्यूचर एमरजेंसीज एंड टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज देयर इफेक्ट, कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, फ्यूचर एमरजेंसीज का पता लगाना और फिर उसको ख़त्म करना या उसको मिनिमाइज करने के लिए कि भाई कम से कम हो वो, उसके लिए स्टेप्स उठाना, जैसे कि इसने उठाया, अदरवाइज ये तो हो ही जाता फिर। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेप उठाती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके पीपल को और प्रॉपर्टी को। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है कि डिज़ास्टर मतलब जो खतरा आएगा उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको ख़त्म करना, कम करना, मतलब रिड्यूस करना। ओके, जैसे प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है हमारी, जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया, राइट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह के बारे में। प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है या फिर कुछ इंजरी हो जाती है ना, कुछ घायल वगैरह हो जाते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, जाने भी चली जाती है कई, तो उन सबको रिड्यूस करना, कम करना ही होता है मिटिगेशन का स्टेप। एग्जाम्पल है जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है आपकी, कोई बिल्डिंग है, ओके, तो उस प्रॉपर्टी को पहले ही हम सुधार वगैरह कर लें, मतलब हमें कुछ अंदेशा है, कुछ ऐसे मतलब एरियाज होते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट अर्थक्वेक होते रहते हैं, भूकंप आता ही रहता है, राइट। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह प्रॉपर्टी होती है उनको पहले ही ऐसे रखा जाता है, इंस्पेक्शन वगैरह कर लिया जाता है कि कहीं कमज़ोर तो नहीं है ना, और ताकि उसको डैमेज के अगेंस्ट जो है उसको पहले से तैयार कर लिया जाता है, फोर्टिफाई कर लिया जाता है। फिर प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस मतलब बी रेडी, रेडी रहना कि अब कोई भी मुसीबत आ जाए, वी आर रेडी, राइट। टू टेक एक्शंस अहीड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर एन एमरजेंसी, कि कोई भी इमरजेंसी आएगी हम रेडी रहेंगे। इट इज़ ऑल्सो ओकर्स बिफोर अ डिज़ास्टर टेक्स प्लेस, और ये कब आती है? जब डिज़ास्टर आने से पहले होती है ये प्रिपेयर्डनेस। इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ड्रिल्स वगैरह कराती है। जैसे कि हमें ऐसा बोला जाता है ना कि अगर मतलब
फ्लड आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तो हम सबसे ऊपर जो जगह है, छत वगैरह, सबसे ऊपर चले जाएंगे, है ना। और या फिर अर्थक्वेक आ जाए तो अपने घुटनों के बल ऐसे मतलब करके बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब उनको ड्रिल कराई जाती है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, पूरी एक्सरसाइज कराई जाती है, ताकि अगर डिज़ास्टर आ जाए तो हम बी रेडी रहें, प्रिपेयर रहें। ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, जनरली जो पीपल होते हैं उनको भी ऐसा बताया जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट्स वगैरह कराती है ऐसा। एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस कंटिन्यूटी टीम टू असेंबल अ प्लान, कि बिजनेस कंटिन्यूटी टीम जो है एक टीम बना लेंगे, और वो टीम जो है सबको ये ट्रेनिंग वगैरह देगी, और उससे निपटने के लिए मतलब प्रिपेयर रहेगी, पूरी अपनी जो है वो प्रिपरेशन रखेगी। ओके, सो नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। तो ये बंदा तैयार है भाई, डिजास्टर आएगा और ये फिर उसको एक पंच मारेगा। सो इमीडिएट रिस्पॉन्स आफ्टर मैथ ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर आने के बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स यहाँ पे देना होता है। दिस फेज इज टू इंश्योर दैट पीपल आर आउट ऑफ हार्म्स वे, कि ये फेज हमें ये बताता है कि पीपल जो है वो हार्म से भी आगे बढ़ चुके हैं, मतलब खतरे से आगे बढ़ चुके हैं, और वो तैयार है पूरी तरह से, है ना, रिस्पॉन्स करने के लिए। डिजास्टर्स जो है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, इनको नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, तो हमें उनका रिस्पॉन्स करने के लिए यहाँ रिस्पॉन्स स्टेज में रेडी रहना होता है। एज अ रिस्पॉन्स पीरियड progresses, the organization will also need to begin planning the reconstruction of damaged infrastructure. उसके बाद रिस्पॉन्स वगैरह हम करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है लॉस, है ना। तो फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते रहना चाहिए, जो भी हमारी बिल्डिंग वगैरह या जो भी वहाँ पे घर वगैरह डैमेज हुए हैं तो उनको दोबारा से बनाना, है ना। ये रिस्टोरिंग यूटिलिटीज़, दोबारा से रिस्टोर करना, रीइस्टेब्लिश करना, जो काम बंद हो गया था डिज़ास्टर की वजह से वो दोबारा से स्टार्ट करना। ओके, नेक्स्ट है रिकवरी। ओके, रिकवरी में क्या है, रिकवरी में है रीबिल्ड आफ्टर अ डिजास्टर इन एन एफर्ट टू रिटर्न ऑपरेशंस बैक टू नॉर्मल, कि कुछ ना कुछ घटना या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी खतरा आ जाए, तो टाइम टू टाइम जैसे बोलते हैं ना कि एक प्रॉब्लम आएगी, इसका मतलब ये नहीं है हम वहीं पे अटक के रह जाएंगे, हमें रिकवरी करनी पड़ेगी, यानी नॉर्मल होना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ है रिकवरी, कि जैसे बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन धीरे धीरे हमने रिकवरी कर ली, हमने ग्रोथ कर ली, राइट। रिस्टोरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिज़ास्टर, डिज़ास्टर से कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो मतलब पूरी तरह से तहस नहस होगी, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करना। ये फेज़ जो है कैन लास्ट एनी वेयर फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर। रिकवरी की स्टेज 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर होती है रिकवरी, मतलब ऐसा नहीं होता कि आज डिज़ास्टर आया और मान लो वो कल तक भी रहा और परसों हमने रिकवरी कर लिया एंड देन फिर बस, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे कि सबसे बड़ा डिज़ास्टर जो है वो अभी कोरोना था, राइट, और उससे रिकवरी में कितना टाइम लग गया, तो आप समझ ही सकते हो कि रिकवरी की जो स्टेज है वो कितना टाइम लगाती है। एग्जाम्पल है क्रिएटिंग स्ट्रेटजी, प्रोटोकॉल्स एंड एक्शन प्लान्स, कि इसमें हम स्ट्रेटजी, प्रोटोकॉल्स और फिर एक्शन प्लान्स जो है वो क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉजेज ऑफ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर जो है उसके क्या क्या कॉजेज है, मतलब किस वजह से आती है डिज़ास्टर, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, किस वजह से आती है, तो उसके कॉजेज देख लेते हैं। सो पॉल्यूशन, जैसे पॉल्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में हमने कुछ ऐसा डाल दिया है ना, जैसे कि बड़े बड़े ओसीन है और नदियाँ, महासागर वगैरह है ना, तो फिर वो जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाते हैं, उनकी वजह से जो है फ्लड की वो हो जाती है, मतलब कि फ्लड आने का ज़्यादा वो चांस रहता है। इसी तरह से एयर में पॉल्यूशन हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ आ सकता है, मतलब यूँ है कि पॉल्यूशन जो है ना वो एक रीज़न है डिज़ास्टर के आने का। ओके, देन है टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब है कि हमारी अर्थ है और अर्थ की लेयर होती है, राइट, तो उसकी लेयर जो है अपर लेयर, उसमें कुछ चेंज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है वो अर्थक्वेक का कारण बनता है। टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स दैट मेक अप द अर्थ आउटर शेल, अर्थ की जो ऊपरी परत, आउटर शेल को जो प्लेट्स, जैसे बहुत सारी प्लेट्स से मिलके और फिर अर्थ की आउटर शेल बनी होती है, तो इन प्लेट्स में अगर मूवमेंट होती है तो वो होती है टेक्टोनिक मूवमेंट, और इसकी वजह से अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है। अर्थ सरफेस क्रैक्ड इनटू लार्ज पीसीस, और अर्थ की सरफेस जो है वो बहुत सारे पीसीस में बट जाती है अर्थक्वेक की वजह से, और फिर घर वगैरह मतलब हाउसेज और बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो दब भी जाते हैं ना नीचे। डिफॉरेस्टेशन, मान लो कि हमने, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो ट्रीज़ वगैरह है उनको अंधाधुंध काटा जा रहा है, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, राइट,
तो जब डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब कि अगर ट्रीज़ ही नहीं बचेंगे तो फ्लड की सबसे बड़ी कंडीशन रहेगी। कैसे? क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो फ्लड को रोकने का काम करते हैं एक तरह से। उनकी जो ये जड़ें होती हैं वो कुछ हद तक रोक लेती है, मतलब कि इसके अंदर वो पानी चला जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर यही नहीं रहेंगे, ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, उनके अंदर धुंध कटाई हो जाएगी, तो फ्लड जो है वो आने का कारण बनेगा। तो नेक्स्ट कोज हो गया डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट कोज है ओशियन करंट। जो महासागर, समुद्र वगैरह उसमें कोई करंट वगैरह पैदा होता है, तो उसकी वजह से अगर ये कॉन्टीन्यूअस है और इसकी मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली हो रही है, सी वाटर में ऐसा चल रहा है, और ऐसा हवा की वजह से, विंड की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो वेव्स हैं, लहरें जो उठ रही हैं वो बार बार ब्रेक हो रही हो, या फिर ग्रेविटी हो, तो इस टाइप की अगर कंडीशन है तो उसकी वजह से ओशियन में करंट होता है, और इसकी वजह से सुनामी जो है, सुनामी आ सकती है। ओके, और फ्लड भी आ सकते हैं। उसके बाद सोइल इरोजन, जब मिट्टी में वो होती है, मतलब कि मिट्टी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। कैसे? देखो, वियरिंग अवे ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, कि जब मिट्टी है और उसकी अपर लेयर जो है वो बह के कहीं चली जाए, चाहे तो फ्लड की वजह से चली जाए, मतलब पानी की वजह से, या फिर हवा की वजह से उड़ के कहीं चली जाए, तो वो जो मिट्टी है ना वो मतलब उसमें कुछ कमी आ जाती है, राइट। और ड्यू टू स्नो की वजह से भी हो सकता है, वाइंड की वजह से, वाटर की वजह से, और ऐसा होने से अर्थक्वेक का खतरा माना जाता है, कि क्योंकि फिर वो मिट्टी में कमी आ जाती है ना, इस वजह से माना जाता है ऐसा। फिर सेismic वेव्स। सेismic वेव्स जो है वो किस चीज़ का रीज़न होती है? अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन का रीज़न होती है। जैसे कि सडन मूवमेंट होता है किसमें? अर्थ के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उनमें। ये सेismic वेव्स टेक्टोनिक मूवमेंट के जैसा ही है, राइट। फिर उसके बाद माइनिंग, जैसे कि हम खुदाई करते हैं ना, खनन बोलते हैं जिसको। तो जब हम माइनिंग करते हैं ना, जिसके थ्रू हम पेट्रोलियम और बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं ज़मीन से, तो वो भी अर्थक्वेक का कारण बनती है। लैंडस्लाइड्स वगैरह भी हो जाती है उसकी वजह से। तो ये कॉजेज़ थे भैया आपके, जिसकी वजह से डिज़ास्टर होता है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से लिख देना, और ये एग्जांपल्स है कि कौन से कॉज की वजह से कौन सा डिज़ास्टर हो सकता है। तो इनको आप जैसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देना, बाद में एग्जांपल लिख देना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रैपिड ऑनसेट एंड स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर। सबसे पहले इनका मीनिंग, कि स्पीड ऑफ डिज़ास्टर के बेस पे होते हैं डिवाइड, रैपिड ऑनसेट एंड स्लो ऑनसेट। रैपिड मतलब तेज़ी से, ऐसा डिज़ास्टर, ऐसा खतरा, ऐसा तूफान मतलब जो कि तेज़ी से आए, और स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर मतलब जो धीरे धीरे आए, है ना। ओके, तो चलो जान लेते हैं। रैपिड ऑनसेट डिज़ास्टर क्या होता है? दैट अराइव्स रैपिडली, जो एकदम से आता है, अचानक से, विद नो वार्निंग। वार्निंग नहीं मिलती हमें, कि पता ही नहीं चलता कि कब आ गया। जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, है ना, पता नहीं होता कि कब में से आ जाए, बता के तो नहीं आएगा मैं आ रहा हूँ तैयार रहना, तो ऐसा नहीं होता। सो वो होता है रैपिड ऑनसेट डिज़ास्टर। इमर्ज ड्यू टू रिजल्ट्स ऑफ सडन नेचुरल चेंजेस, और ये एकदम अचानक से कुछ नेचर में चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से ये आता है। ओके, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है अर्थक्वेक और फ्लड। लेकिन आजकल फ्लड के बारे में तो पहले ही पता चल जाता है ना, कि भाई फ्लड आने वाली है। वो कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि कॉन्टीन्यूसली रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो फिर उससे पहले ही हो जाता है कि हाँ फ्लड आ सकती है। अब जो रैपिड ऑनसेट डिज़ास्टर होता है, इसकी वजह से होता क्या है? इट कोजेज मेजर डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है ये। इट इज़ हाईली इम्पैक्टफुल एज इट डजेंट गिव एनी टाइम टू टेक प्रिवेंशन, और ये बहुत ही हाई इम्पैक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने मतलब हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम कैसे खुद बचें, क्योंकि एकदम से होता है ना सब कुछ। ओके, अब देखो, कभी कभी तो दोनों एक साथ आ जाते हैं, राइट, 8 मार्क्स में। कभी अलग अलग भी आ जाते हैं, और अलग में भी ये वाला ज़्यादा आता है, स्लो वाला, ठीक है। लेकिन मान लो रैपिड वाला भी आ जाए, तो फिर देखो आपको मीनिंग लिखना है इसका, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखना है, और जो ये क्रिएट हुए हैं एग्जाम्पल्स, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, राइट। इनको हम सेकंड और थर्ड यूनिट में है शायद ये, तो इनको हम वहाँ से और अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी मैंने थोड़ा बहुत मीनिंग लिख दिया, और इसके कोजेज़ क्या होंगे, इफेक्ट कैसे क्या कुछ होगा, तो वो आपको लिख देना है। सो फर्स्ट, अर्थक्वेक, जब हमारी लैंड जो है उसमें ऐसे दरारें आ जाती है, राइट। द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ है उसमें उसको मतलब धीरे धीरे हिलने लग जाना अचानक से, इज कोज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट। और अर्थ क्वैक कैसे आता है? अर्थ की जो प्लेट है, मैंने आपको बताया था लेयर जो होती है, तो बहुत सारी प्लेट से मिलके बनी होती है, तो वो प्लेट्स जो है वो आपस में टकरा जाए या उसमें मूवमेंट हो जाए, तो उसकी वजह से होता है अर्थक्वेक।
इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ता है, प्रॉपर्टी जो है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, बिल्डिंग्स जो है वो मिट्टी में मिल जाती है, और पत्थर जो है वो मतलब जैसे हिल है, पहाड़ी है, तो पहाड़ी के नीचे से पत्थर गिरने लगते हैं, रॉक्स ऊपर से नीचे की ओर, अर्थक्वेक की वजह से होता है ये। नेक्स्ट है फ्लड। जब वाटर ओवरफ्लो हो जाता है तो वो होती है फ्लड। व्हेन ओवरफ्लो ऑफ वाटर सबमर्ज लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई। मतलब ऐसी लैंड जो कि सूखी सूखी थी, ड्राई थी, और एकदम से वाटर ओवरफ्लो हो गया, और इतना ओवरफ्लो हो गया कि बस, तो वो जो है फ्लड का कारण बनता है, मतलब घर वगैरह डूब जाते हैं। दे आर कोज्ड बाय हैवी रेन। जनरली जो है हैवी रेन की वजह से होता है। इसके अलावा कोई भी ओसीन है या फिर कुछ, मतलब समुद्र नदी वगैरह जो कुछ है, उन पे जो ब्रिज वगैरह लगे होते हैं, वो ब्रिज वगैरह को तोड़ दिया जाए, बांध तोड़ दिए जाते हैं, तो उस वजह से भी फ्लड आती है। लेकिन इसका अफेक्ट क्या होता है, फिर से वही लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ जो है डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इन सबको काफ़ी डैमेज होता है, काफ़ी लॉस होता है। ठीक है, और ये जो है ना फ्लड और अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, ये हमारी नेक्स्ट यूनिट में भी है, हम इनको अच्छे से वहाँ से पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्लो ऑनसेट डिजास्टर, जो कि स्लोली आता है, स्लोली ओवर टाइम पीरियड, मतलब धीरे धीरे आता है, और हमें पता होता है कि किस टाइम पीरियड तक आएगा। इट प्रिवेल्स फॉर मैनी डेज, और काफ़ी दिनों तक रहता है, कभी कभी तो महीनों तक भी रहता है। एग्जाम्पल है ड्रॉट, ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब होता है सूखा, है ना, राजस्थान में होता है ये जनरली। सो मोस्टली पता होता है जैसे कि गर्मियों के टाइम पे ही होगा, है ना, और काफ़ी टाइम तक रहता है, मंथ्स भी हो सकते हैं, कई कई बार तो ईयर भी हो जाते हैं किसी किसी जगह तो। सो अ पीरियड ऑफ abnormally ड्राई वेदर ड्यू टू शॉर्टेज और लैक ऑफ वाटर इन द रीजन और वाटर स्कैरसिटी। मतलब क्या है कि ड्राई वेदर हो जाता है, सब कुछ सूखा सूखा हो जाता है, और किसकी वजह से होता है कि वाटर की कमी की वजह से होता है, वाटर स्कैरसिटी हो जाती है उस एरिया में जहाँ पे ये ड्रॉट होता है। कोजेज हार्म टू लोकल इकोनॉमी, और वहाँ की जो इकोनॉमी होता है उसको बहुत नुकसान पहुँचाता है। लोअर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है खेती वगैरह, कृषि वगैरह, वो कम हो जाती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ पीपल, जो भी वहाँ के रहने वाले हैं उनकी हेल्थ पे बहुत ही बुरा अफेक्ट होता है। स्ट्रेस कोज्ड बाय फेलियर, CAU आएगा, CAU, स्ट्रेस कोज्ड बाय फेल्ड हार्वेस्ट, कि भाई अगर फसलों को नुकसान होगा सूखे की वजह से, कई बार ऐसा होता है, तो जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है, मतलब स्ट्रेस की सिचुएशन में आ जाते हैं, और मतलब बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर, की हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लग जाए। मतलब ऐसा था, अच्छा था, ब्लू था हमारा स्काई और हरे भरे थे पेड़ पौधे, लेकिन एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब जलने लगी, हीटिंग होने लगी, राइट। तो सरफेस ऑफ अर्थ इज गेटिंग वार्मर, और इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल गर्म होने लगे। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, या फिर फॉसिल फ्यूल जो है उनको हम बर्निंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जला रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, है ना, जैसे कि एयर, वाटर, नेचर, इन सब का पॉल्यूशन हम कर रहे हैं। वाटर में, एयर में, सबसे पहली चीज़ तो कि एयर में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं ना ये व्हीकल्स वगैरह, तो वो भी मतलब मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग भी जो है स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर में आती है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज, अ लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग ऑफ टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स, की क्लाइमेट में चेंज आना। क्लाइमेट चेंज सिंपल मीनिंग यही है कि जो हमारा वेदर है और जो क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर शिफ्ट हो जाना। शिफ्ट का मतलब भी वही गर्म वाला, है ना, या तो बिल्कुल ही ठंडा या फिर बिल्कुल ही गर्म हो जाए। और इसकी वजह से बहुत सारी नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है वैसे तो ये, और वही बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स को हम जला रहे हैं उसकी वजह से होता है, और रेन फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसकी वजह से होता है। और इसका अफेक्ट किस पे होता है, वही हेल्थ पे और आम जनजीवन पे अफेक्ट होता है इसका भी। फिर उसके बाद पेस्ट इन्फेस्टेशन। पेस्ट इन्फेस्टेशन का मतलब होता है ऑक्यूरेंस ऑफ वन और मोर पेस्ट स्पीसीज इन एन एरिया, मतलब कीड़े मकोड़े, है ना, पेस्ट का मतलब वही चीज़ है। तो जब किसी एरिया में ये बढ़ जाए तो वो भी स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर का कारण बन जाते हैं। इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर लॉस है, मतलब आपने घर बनाया और अगर वो लकड़ी का बना है या फिर उसमें कोई भी चीज़ लकड़ी की है तो उसको खा जाएगी ना ये कीड़े मकोड़े, दीमक वगैरह। और आउटडोर ट्रीज़ को खोखला कर देते हैं,
इसमें सभी तरह के कीड़े मकोड़े इंक्लूड है भाई। तो आउटडोर ट्रीज जो है उसको खोखला कर देंगे, और फ्लावर्स को, प्लांट्स को खा जाते हैं कीट वगैरह जो होते हैं, राइट। सो ये पेस्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं और धीरे 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 करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोस्टल इरोजन। वैसे अब तक जो टॉपिक कराया है उसमें से आ जाता है क्वेश्चन 16 मार्क्स का, बट मान लो ना भी आए तो ये क्वेश्चन भी आता है भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। कोस्टल इरोजन क्या है? वियरिंग अवे ऑफ लैंड सरफेस, कि भाई जो ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर से कुछ चीज़ हट जाना, है ना, गायब हो जाना मतलब। कैरी अवे रॉक सॉइल्स अलोंग द कोस्ट, की जो वो एरिया है तटीय क्षेत्र, मतलब जैसे बीच वगैरह होता है ना, तो बीच वगैरह पे जो मिट्टी वगैरह है वो बह जाए, कहीं चली जाए, उसके पत्थर वगैरह है ना, तो वो होता है कोस्टल इरोजन। और ये किसकी वजह से होता है? सी लेवल, कि एकदम से जो सी लेवल है वो बढ़ जाए, तो फिर पानी एकदम से बहा के ले जाएगा उस चीज़ को, फ्लडिंग आ जाए वहाँ पे, या फिर वेव्स जो है, लहरें जो है वो तेज़ी से उठने लगे, या फिर क्लाइमेट में चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से होता है कोस्टल इरोजन। और ज़्यादातर ये बीच वाले जो एरिया है वहीं पे होता है। ओके, अब क्या क्या कॉजेज़ है, मतलब कौन कौन से रीज़न है जिनकी वजह से ये होता है? कुछ तो नेचुरल कॉजेज़ है, नेचर की वजह से, जैसे कि ओसीन करंट, ओसीन जो है उसमें करंट उत्पन्न होना, उसकी वजह से कुछ हो जाए, या फिर सी स्ट्रॉम, सी लेवल मतलब इंक्रीज हो जाए, सी में कोई तूफान उठ गया, समुद्र में तूफान है ना, सुनामी आ जाए, या फिर सी लेवल राइज, ये मैं बोल चुकी हूँ, हाई रेनफॉल हो जाए, तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि वहाँ की जो सॉइल है या फिर रॉक्स जो है वो बह के चले जाते हैं। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया मोर अफेक्टेड बाय कोस्टल इरोजन, कि जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है ना, ईस्टर्न वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है ये वेस्टर्न कोस्ट की बजाय, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है और वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, बे ऑफ बंगाल जो है ना, बंगाल की खाड़ी, तो वहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे कोस्टल इरोजन होता है। नेक्स्ट है मैन मेड कोजेज़। तो ये तो था नेचुरल कोजेज़, अब हम देख लेते हैं मैन मेड कोजेज़। मैन मेड कोजेज़ क्या होते हैं? मतलब मनुष्य की वजह से भी तो कोस्टल इरोजन होता है। सो डिफॉरेस्टेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव की जो फॉरेस्ट थे उनको डिफॉरेस्ट मतलब कि वहाँ उनको काट दिया गया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सुंदरवन, तो वहाँ पे है वेस्ट बंगाल में ये, तो उनको बिल्कुल ही मतलब ख़त्म कर दिया गया, और उसकी वजह से, और वहाँ पे तटीय इलाका है बंगाल में, तो है ना, मतलब कोस्टल रीजन है, तो इसकी वजह से वहाँ पे कोस्टल इरोजन होता है। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे अगर पॉपुलेशन वगैरह मतलब उधर की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग जाए, तो फिर उधर रहने के लिए घर चाहिए होगा, या फिर जैसे कि जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, वाटरवेज के लिए पाइपलाइन वगैरह बिछानी होगी, है ना, और पोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे चाहिए होगी सबको, तो पोर्ट मतलब बंदरगाह वगैरह, तो वो फैसिलिटी भी चाहिए होगी, तो उसकी वजह से, यानी जो ये अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से भी कोस्टल इरोजन होता है। उसके बाद बीच माइनिंग, बीच पे माइनिंग भी करी जाती है कभी कभी, सो वो जो माइनिंग यानी खुदाई है, उसकी वजह से भी जो सैंड यानी मिट्टी है वो रिमूव हो जाती है, और इसकी माइनिंग से जो सैंड होएगी ना, उसको कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, देन इफ़ेक्ट, अब जो हमारा ये कोस्टल इरोजन होता है उसके अफेक्ट क्या क्या होंगे, मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो बीचेस आर रिड्यूसिंग इन साइज, अब बीचेस तो बचेंगे ही नहीं, है ना, जाने के लिए अब कहाँ जाएंगे बीच पे, मुंबई वाले तो खासकर, सो रिड्यूस हो जाएंगे बिल्कुल ही, और बीच रिड्यूस हो गए तो टूरिज़्म भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट भी तो वहीं पे आते हैं ना बीच पे। देन फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग वाला जो एरिया है वहाँ पे फिशिंग वगैरह भी करते हैं लोग, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसको भी लॉस होएगा। और डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट, वहाँ के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको भी बहुत ही हार्मफुल उनके लिए भी रहेगा। कोस्टल लैंड जो है वो लॉस हो जाएगी, प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, और कोस्टल फ्लडिंग होगी, राइट। इनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना बस, और कुछ नहीं। उसके बाद 2 मार्क्स के बिहाफ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 3 टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी। लेकिन ये जो है ना एक बार आया हुआ है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और मेरे को ये नहीं ध्यान कि कौन से प्रीवियस ईयर में आया था, लेकिन ये जो टॉपिक है अगर इसको हम और भी ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ये, तो इसलिए मैंने जस्ट इसका मीनिंग बता दिया,
है ना। और मेन जो 2-3 क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट, उसका टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, अभी कराया ही है, तो आप वो कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट की साइंटिफिक स्टडी करना, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, वार्म है, कोल्ड है, ऐसा कुछ। स्टडी ऑफ अर्थ वेदर पैटर्न, हम इसको अर्थ वेदर पैटर्न की स्टडी भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन कि कैसा क्लाइमेट चल रहा है, कितना डिग्री चल रहा है ना, वो सब चीज़ें। और एनालिसिस कोज ऑफ क्लाइमेट, कि क्लाइमेट का क्या कोज होगा, मतलब किस वजह से चेंज हो रहा है ये, तो उसको एनालिस करते हैं और उसके अफेक्ट को, उसके चेंजेस जो भी आए हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। ओके, मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान। ओके, मौसम विज्ञान क्या है, मतलब मेट्रोलॉजी क्या है? द साइंस डीलिंग विद द एटमॉस्फेरिक इंक्लूडिंग बोथ वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब एक ऐसी साइंस है जिसमें हम वेदर और क्लाइमेट और या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी चेंजमेंट हो रही है तो उसके साथ डील करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने 10th तक, ज़्यादातर जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको तो 10th तक समझ ही आ जाएगा। तो 10th तक हमने साइंस पढ़ी थी। साइंस के 3 पार्ट्स होते थे ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, राइट। सो बायोलॉजी जो था वो एक ह्यूमन के बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ना था, मतलब वो एक बुक थी। वैसे ही मेट्रोलॉजी लगा लो भाई, तो इसमें भी हम जो वेदर और क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, एक बुक ही लगा लो, है ना, पूरी स्टडी होती है इसके ऊपर। जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, और इसको वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब वेदर से रिलेटेड सारी डिटेल हमें मेट्रोलॉजी देता है। उसके बाद हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान, स्टडी ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, बीनीथ ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ। अर्थ है, अर्थ के ऊपर कितना पानी है और अर्थ के नीचे कितना पानी है, तो उसको स्टडी करना हाइड्रोलॉजी में आता है। हेल्प्स टू कैलकुलेट रेनफॉल, रेनफॉल कितनी हुई, कैसे हुई, क्या रीज़न था, क्या कोज था, तो उसको स्टडी करना। डिज़ाइनिंग ब्रिजेस, सीवर्स वगैरह, ताकि उस पानी को बचाया जा सके, है ना, वाटर को बचाया जा सके, उसके लिए ब्रिज वगैरह बनाना, सीवरेज सिस्टम जो है उसको ठीक करना। कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस के लिए भी हाइड्रोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो देन ओके, आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट यूनिट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिस भी स्टूडेंट ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। एंड थैंक यू सो मच।